जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। कल की आपने कर ली होगी छुट्टी। ईद की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन लेट दे रहा हूं लेकिन ठीक है, जो भी है चल जाएगा। आज की क्लास आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस क्लास में हम एकदम नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होंगे सब के सब न्यू क्वेश्चन होंगे, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक अपने कानों में दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि भावी सरकारी अध्यापक आप तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ जाकर के उसको ज्वाइन करो और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ जाकर के एक बार वहाँ जाके जरूर विजिट करो और क्लास को लाइक शेयर करना तो भूलना ही मत। तो चलो बिना देरी के अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन। सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। एकदम नया क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना। भाषा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन तो खैर नया मैं नहीं बोल सकता। क्वेश्चन को आपने कई और तरीके से देखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बिल्कुल एकदम नहीं है। देखो, सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण, औपचारिक और योगात्मक की यहाँ हम बात करें फॉर्मेटिव और सबमेटिव की तरीके से आप इसको देख सकते हो कि औपचारिक फॉर्मेटिव और जो योगात्मक जो होता है उसको बोलते हैं सबमेटिव। निर्धारण कुल मूल्य होता है। कुल मूल्य मतलब कुल अंकन उसका कितने प्रतिशत होता है, मतलब टोटल होता है 100% का, और उसमें फॉर्मेटिव का कितना होता है और सबमेटिव का कितना होता है। मतलब है कि औपचारिक का कितना होगा और योगात्मक का कितना होगा। क्रमशः मतलब जिस आधार पर ऊपर दिए गए 40 और 60 होगा, या फिर 60 और 40 होगा, या 50 और 50 होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां आपको चुनाव करना होगा बिल्कुल सही आंसर का। भावी सरकारी अध्यापकों बिल्कुल एकदम जो करेक्ट आंसर होगा उसका चुनाव आपको करना होगा। यहां बात करें सही आंसर की तो देखो, औपचारिक जिसमें हम बात करें फॉर्मेटिव की, योगात्मक जहां बात करें सबमेटिव की, यहां रेशियो होता है इनका 40 और 60%। मतलब 40% होगा आपका औपचारिक और 60% होगा आपका सबमेटिव मतलब योगात्मक। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन में बिल्कुल आपके सामने क्या है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन कहता है कि वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाओं को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण कहेंगे, आकलन कहेंगे, परीक्षण कहेंगे, या फिर अधिगम कहेंगे। स्टार लगाना क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापक को। क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां बात करें इस क्वेश्चन की, देखो कि वे सभी क्रियाकलाप, ऐसे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा अपने आप को आकलित करने के लिए किए जाते हैं। अपने आप का क्या कर रहे हैं, वो आकलन कर रहे हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण और अधिगम की क्रियाओं को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, जिनसे क्या है, एक प्रतिपुष्टि मिलती है। प्रतिपुष्टि मीन्स दैट होता है कि एक फीडबैक हमको मिलता है कि हाँ हमने यहाँ गलती की है और इसको हमको सुधारना है। भावी सरकारी अध्यापकों, इस क्वेश्चन में आंसर की बात की जाए तो ये उपलब्धि परीक्षण नहीं होता है, ये परीक्षण नहीं होता, अधिगम नहीं होता। उपलब्धि परीक्षण क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इस पे कोई अपना रिजल्ट नहीं निकाल रहे कि भाई साहब हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। हम किसी चीज में करेक्शन करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए क्या है, अपना फीडबैक ले रहे हैं, और फीडबैक लेने के लिए हम आकलन करते हैं। याद रखना, प्रतिपुष्टि लेने के लिए क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। सबसे सिंपल भाषा में आपको अगर बताऊं, प्रतिपुष्टि लेने के लिए हम आकलन करते हैं, फीडबैक लेने के लिए हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। आगे चले, क्वेश्चन बिल्कुल नए मिलेंगे आपको आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। कौन सा सीसीई का एक पार्ट नहीं हो सकता, एक हिस्सा नहीं हो सकता है। संचयी अभिलेख होना, दत्त कार्य होना, अभिभावक शिक्षक की बैठक होना, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड होना। यहां चुनाव करना होगा आपको भावी सरकारी अध्यापकों एकदम सही और सटीक आंसर का। यहां बात की जाए सही आंसर की तो देखो, आपने सीसीई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पढ़ा होगा। उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। बिल्कुल एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखा जाता है, एनेक्डोटल रखा जाता है। उसमें आपकी जो हमारी पोर्टफोलियो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है। उसमें सीसीई में दोनों ही रखे जाते हैं। अभिभावक और शिक्षक की बैठक होती है। मान लो कोई समस्या हो रही है बच्चे को, तो टीचर पेरेंट्स से मीटिंग रख सकता है, मिल सकता है कि आपको आपके बच्चे को इस टॉपिक में समस्या हो रही है। दत्त कार्य भी दिए जाते हैं, उसमें होमवर्क भी दिया जाता है, क्लास वर्क भी दिया जाता है, कार्य भी दिए जाते हैं, लेकिन संचित अभिलेख नहीं होता है उसमें। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, सीसीई में
संचय अभिलेख का कोई भी रोल नहीं होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चले अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बिल्कुल नया मिलेगा आपको। रिक्त स्थान की उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण है। अब देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। रिक्त स्थान की उपलब्धि का सफल अभ्यास, किसकी उपलब्धि का सफल अभ्यास एक वास्तविक परीक्षण हो सकता है? शिक्षक का, मूल्यांकन का, अधिगम का या फिर प्रधानाध्यापक का? यहां आपको बिल्कुल सही आंसर का चुनाव करना होगा। देखो यहां बताएं, शिक्षक की उपलब्धि का सफल अभ्यास होगा क्या? नहीं होगा। मूल्यांकन होगा, अधिगम होगा या प्रधानाध्यापक होगा? प्रधानाध्यापक को भी आप यहां से हटा सकते हैं। तो यहां आपके सामने 2 ऑप्शन बच रहे हैं। एक तो मूल्यांकन की उपलब्धि का सफल अभ्यास वास्तविक परीक्षण है, या फिर अधिगम की उपलब्धि का सफल अभ्यास। देखो उपलब्धि किसकी करेगा बच्चा? उपलब्धि करेगा अधिगम की। किसकी करेगा? अधिगम की उपलब्धि करेगा। अधिगम की उपलब्धि का सफल अभ्यास ही क्या रहता है? वास्तविक परीक्षण होता है। जितना आपने अधिगम किया है, अधिगम को जितना उपलब्ध किया है, उसका सफल तरीके से अभ्यास करना, उसका सफल तरीके से क्या करना? अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना ही वास्तविक परीक्षण होता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक की नियुक्ति दूर गांव में हो जाती है। मान लो मेरी तरह अपने गांव से कहीं दूर उसकी नियुक्ति हो जाती है, जहां पर ग्रामवासी कैसे हैं? अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आ सकती है? ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल इन असुविधाओं का जो है सामना मेरे को मेरे विद्यालय में करना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम पे भी, कि एक शिक्षक की नियुक्ति कहाँ हो जाती है? दूर कहीं गाँव में हो जाती है। जैसे मेरी नियुक्ति मेरे घर से 750 किलोमीटर दूर है, 750 किलोमीटर दूर में नौकरी करता हूं। तो यहां पर ग्रामवासी कैसे हैं? अशिक्षित हैं, गांव वाले बिल्कुल अशिक्षित हैं। विद्यालय भवन एवं पेयजल की क्या है? उसमें असुविधा है या फिर वहां पे अभाव है। तो गांव में कार्य करने से उसको कैसी जो है जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं? विद्यालय भवन का अभाव होना, या फिर अशिक्षित माता पिता का होना, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव होना, या फिर पेयजल सुविधा का अभाव होना। यहां सही और सटीक आंसर का आपको चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापक को। क्या यहां पर सही और सटीक आंसर हो सकता है? देखो यहां बिल्कुल सही और सटीक आंसर की बात की जाए तो समस्या समाधान हेतु उस पे क्या है? प्रेरणा का अभाव है। समस्या समाधान मतलब जो प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है उनकी सॉल्यूशन निकालने के लिए उसमें क्या है? प्रेरणा, उसमें मोटिवेशन का क्या नजर आ रहा है? अभाव नजर आ रहा है। आगे चले अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की यहाँ बात की जा रही है में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? यहां बात की जाए, आपने अगर शांति की शिक्षा वाला जो टॉपिक हमारे जो एनसीएफ 2005 में जोड़ा गया है उसको नहीं पढ़ा है तो आप सीटेट से 2 नंबर खोदोगे। 1 नंबर तो पक्का मान ही लो। एक क्वेश्चन शांति की जो शिक्षा है उससे आता ही है, ये कन्फर्मली आपको बता रहा हूं। यहां आप आगे चले, क्वेश्चन को आगे देखें तो आगे है कि महिलाओं के लिए आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, या फिर नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, या फिर शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या फिर शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। यहां आपको बिल्कुल सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापक को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। देखो शांति की शिक्षा के लिए जहां एनसीएफ बात कर रहा है वो सीधा कहता है कि शांति की शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। किस में शामिल किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कुछ इसी तरीके को क्वेश्चन को मैंने आज से लगभग 5 या 10 क्लास पहले, जो 10 नहीं 5 से 7 क्लास पहले जो एक क्लास कराई थी उसमें एक और डिटेल्स तरीके से मैंने इस पर बात की थी। एनसीएफ 2005 की बात की जाए, शांति की शिक्षा की अगर हम बात करें तो सीधे एनसीएफ कहता है कि शांति की शिक्षा से रिलेटेड जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें उसको शांति की शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा है वो संबंधित है किससे? मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, या फिर कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या फिर
पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। यहाँ बात की जा रही है विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा की बात की जा रही है, याद रखना। अब यहाँ विशेष शिक्षा की हम बात जब करते हैं ना, याद रखना उसमें मेधावी छात्रों का नाम नहीं आता है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का नाम नहीं आता है। पिछड़ी बुद्धि के, ऐसे पिछड़ी बुद्धि वाले कहकर तो हम शिक्षित कर ही नहीं सकते। याद रखना कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, किससे? कम योग्य छात्र जो होते हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाने से विशेष शिक्षा संबंधित है। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सामाजिक मुद्दों के, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है अभी, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को रिक्त स्थान सहायता करता है। कौन सहायता करता है? जो सामाजिक मुद्दों से जो जूझ रहे बच्चे होते हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, वो भरी रहती है, और उनको कौन सहायता देता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, या फिर पाठ्यचर्या का विस्तार, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। कौन सहायता करता है बताओ भावी सरकारी अध्यापकों? यहाँ आपके सामने क्वेश्चन बहुत शानदार है, याद रखना। ऐसे बच्चे जो सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे होते हैं, उनकी प्रतिभा को प्रभावित हो सकती है, तो उनको कौन सहायता करता है? उनका स्व अधिगम मॉडल। क्या प्रभावित करता है भावी सरकारी अध्यापकों? स्व अधिगम मॉडल प्रभावित करता है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को स्कूल में पहली बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? मान लो कोई स्पेशल बच्चा है, विशेष आवश्यकता का वाला जो बच्चा है, ब्लाइंड है, या फिर मान लो कोई पीएच कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का कोई बच्चा है, वो आया है, और आप उसको कैसे टैकल करोगे? फर्स्ट बार वो स्कूल में आया है, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की उसको सलाह देंगे, या फिर अन्य बच्चों से अलग करेंगे उसको, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे, या फिर बच्चे के विशेष आवश्यकता की जांच करने के लिए प्रवेश परीक्षा लेंगे। देखो, प्रवेश परीक्षा तो हम किसी भी बच्चे की नहीं ले सकते, पीएच कैटेगरी के बच्चे की तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल बच्चे की नहीं ले सकते। यहां आपके सामने ऑप्शन बच रहे हैं अब 3। अब 3 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही आंसर का चुनाव करना होगा कि इनमें से क्या होगा हमारा सही आंसर। देखो, जहां बात की जाए स्पेशल बच्चे की, तो उसके लिए आप एक एडवाइस दे सकते हो उनके घर वालों के लिए कि बच्चे के अभिभावकों से सहयोगी योजना पर क्या करेंगे, एक चर्चा कर सकते हो आप कि भाई ये सहयोगी योजना हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इन पर कुछ बैठ करके चर्चा कर लेते हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा में प्रस्तुत किया था? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। भारत की शैक्षिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार, मतलब प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, ये बिल धारा सभा में किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन बहुत शानदार है। इंदिरा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है? बिल्कुल सही आंसर आपको चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। यहां बात की जाए तो उसको बिल को प्रस्तुत करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चले, अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न जा गए जो विद्यार्थी होते हैं, अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको ड्रॉप आउट बच्चे बोला जाता है, कि मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या कार्य किए या फिर क्या कदम उठाएं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं, जो विद्यालय छोड़ चुके होते हैं या फिर विद्यालय कभी गए नहीं होते हैं, उनके लिए उनको मुख्य धारा में डालने के लिए क्या कार्य किया है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, या फिर विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने के लिए बात कही है, या फिर अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है? यहाँ आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा, बिल्कुल सही आंसर का, जो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। यहां देखें तो देखो, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर उनको क्या है, जोर दिया है। किसमें? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले जो बच्चों के लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य किया गया है। जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? किसने मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए, कौन से बच्चों को? मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला?
टर्मेन ने खोला, सेगविन ने खोला, गार्डनर ने खोला या फिर बिने ने खोला? यहां आपको चुनाव करना होगा बिल्कुल सही आंसर का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और बिल्कुल सही आंसर की अगर बात की जाए भावी सरकारी अध्यापकों, ना तो टर्मन थे, न बिने थे, न गार्डनर थे, वो थे सेगविन महोदय। कौन थे? सेगविन महोदय ने सबसे पहले जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय खोला था। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान कहां पर है जो दृष्टिवादित बच्चों के लिए स्पेशली खोला गया था? शिमला में है, कोलकाता में है, देहरादून में या फिर दिल्ली में है? ये क्वेश्चन आपको सितारा बिंदु क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 और यहां बात की जाए राष्ट्रीय दृष्टिवादित संस्थान कहां पर स्थित है, वो है हमारा देहरादून में। कहां पे है? वो देहरादून में। भावी सरकारी अध्यापकों याद रखना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। जो गतिक कौशल होते हैं ना, गतिक कौशल चलना फिरना जो होता है, जो एक्टिविटी बच्चा या फिर बड़े लोग करते हैं, जैसे हाथ पैर से जो क्रियाएं करते हैं, तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। यहाँ आपको एक नया वर्ड बिल्कुल सीखने के लिए मिलेगा कि जो गतिक कौशलों से संबंधित जो अधिगम निर्योग्यता होती है उसको क्या कहा जाता है। याद रखना, उसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या कहा जाता है? उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई बच्चा जो होता है जो रस्सी को सांप समझ लेता है और किसी भी अन्य चीज को कोई अन्य चीज समझ लेता है, रस्सी को सांप समझ लेगा या फिर कोई नीचे जमीन पे कोई चप्पल वगैरह पड़ी है तो उसको कोई जानवर समझ लेगा। तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं डिस्फेजिया में। लेकिन जो गतिक कौशल से जो संबंधित जो निर्योग्यता होती है उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष जन्मजात होता है, श्रवण दोष होता है, मूक बधिर होती है या फिर मंदबुद्धि होते हैं? अब यहाँ आपको एक सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। जो जन्मजात होती है अक्षमता उसका चुनाव आपको करना होगा। यहां देखें भावी सरकारी अध्यापकों, देखो दृष्टिबाधित बच्चा बाद में भी हो सकता है, सुनने में कोई दिक्कत बाद में भी आ सकती है, मूक बधिर बच्चा बाद में भी हो सकता है, लेकिन बाद में कोई बच्चा मंदबुद्धि नहीं होगा। याद रखना, मंदबुद्धि जन्मजात होता है बच्चा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में से सबसे संतोषजनक होगी? कौन से बच्चे के लिए जो शारीरिक निर्योग्यता है, जो पीएच कैटेगरी में आता है, शारीरिक मान लो कोई पैरों में कोई दिक्कत है, उसके फ्रैक्चर वगैरह है, कुछ भी दिक्कत है, हाथ में कोई दिक्कत है उसके, या फिर और कोई निर्योग्यता हो सकती है उसके लिए, मान लो कान से कम सुनता है, आंखों से कम दिखाई देता है, उसके लिए क्या है सबसे अच्छी रक्षा युक्ति क्या हो सकती है? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। देखो, तादात्म्यकरण किसी अन्य की चीज को अपनी मान लेना या फिर दूसरे की भावनाओं में खोए रहना, तो ये होता है तादात्म्यकरण। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। शारीरिक दोष से संबंधित अगर है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। विवेकीकरण भी नहीं होगा। यहां सही आंसर होगा अतिकल्पना। अतिकल्पना से मतलब है बहुत ज्यादा अपने कल्पनाओं में खोए रहना। कल्पनाओं में खोए रहने से मतलब है कि मान लो अगर किसी का पैर नहीं है या फिर एक पैर वाला इंसान है या फिर पैर में थोड़ा बहुत चलने फिरने में उसको दिक्कत आ रही है और वो व्यक्ति अतिकल्पना कर सकता है कि भाई साहब एक दिन मैं अपने पैर को इतना ठीक कर लूंगा या फिर मेरा पैर ठीक नहीं होता तो मैं एक दिन इतना पैसा कमा लूंगा कि लोग वह मेरे पैर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ये हो जाएगी अतिकल्पना भावी सरकारी अध्यापकों, और शारीरिक निरोग्यता वाले बच्चे के लिए सबसे अच्छी रक्षा युक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? अब यहां देख लेना भावी सरकारी अध्यापकों, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। 45 से 65 होगा, 51 से 69 होगा, 50 से 70 होगा, 52 से 71 होगा। अब यहां बात की जाए व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, कितना प्रतिशत उस पर क्या है दबाव की भूमिका है होनी चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण की बात आ रही है। तो यहां बात की जाए 45 से 65 आपके सामने एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने 51 से 69 है, या फिर 50 से 70 है, या फिर बात करें हम 52 से 71 है। ये क्वेश्चन आपके लिए सितारा बिंदु क्वेश्चन होगा भावी सरकारी अध्यापकों, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। और याद रखना
50 से 70% तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 से 70 होनी चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। कहाँ चला गया? आजा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों का छाया रखता है, मतलब बातों पर क्या रखता है? अपनी छाया दृष्टि रखता है। ये किसने कहा है? क्वेश्चन को एक बार और समझ लो कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। कौन संबंध रखता है? मानसिक स्वास्थ्य। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रखता है या फिर अपनी दृष्टि रखता है। ये डीवी क्लाइन का है या फिर बोरिंग का है या फिर बात करें सेफर का है या फिर क्रो एंड क्रो का है। बिल्कुल सही आंसर का चुनाव करना होगा और ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो महोदय का। किसका स्टेटमेंट है? क्रो एंड क्रो महोदय का है कि मानवीय स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रखता है। क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 कि मानसिक आरोग्य का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। मानसिक आरोग्य का अर्थ क्या है? मानसिक आरोग्य का अर्थ उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना ही क्या है? मानसिक स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं, ये स्टेटमेंट ड्रेवर का होगा, हेडफील्ड का होगा, कुप्पुस्वामी का होगा या फिर इनमें से कोई नहीं को आप हटा दो। 3 ऑप्शन आपके सामने है। देखो, अगर यहां सही आंसर की बात की जाए तो ड्रेवर महोदय का ये क्या है? स्टेटमेंट है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा बात करते हैं ड्रेवर महोदय। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, अगर आपने कुप्पुस्वामी को नहीं पढ़ा तो कुप्पुस्वामी बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे, हिंदुस्तान के रहे। इन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर काम किया। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहां सही आंसर होगा हमारा ड्रेवर महोदय। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने होगा और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्न में से किस प्रारूप के संबंध है? उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रत्युत्तर, संग्रहित अधिगम या फिर हस्तक्षेप अधिगम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बार इसको अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ लेते हैं। सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भ में, जो बच्चे असक्त होते हैं उनके संदर्भ में बात की जा रही है कि तत्काल संबंधता प्रदान करना, उनको तत्काल ही तुरंत क्या संबंधता प्रदान करनी चाहिए कि भाई इसका संबंध उससे, सहयोग पर बल देना चाहिए, उनको क्या देना चाहिए? सहयोग देना चाहिए। और गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे कि तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा और सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये बात होती है संग्रहित अधिगम की। किसकी होती है? संग्रहित अधिगम की बात होती है। और संग्रहित अधिगम की जब हम बात करते हैं ना भावी सरकारी अध्यापकों, एक चीज थोड़ी सी नोटिस कर लेना, की पॉइंट आपको बता रहा हूं। संग्रहित अधिगम की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो असक्त बच्चों के लिए बात की जाती है। जहां असक्त बच्चों का नाम होगा उनके लिए अधिगम का नाम आएगा, तो सबसे पहले नाम आएगा संग्रहित अधिगम। उनके लिए सबसे अच्छी युक्ति होती है उनको अधिगम कराने के लिए। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, तत्काल संबंधन बताना होता है। मान लो आपने कोई बलून फुलाया और बलून में आपने बोला कि मैंने इसमें हवा दी तब जाके बलून फूला, तो उसका तत्काल ही आपको संबंधन बताना होगा, नहीं तो असक्त बच्चा कैसा होगा? भूल जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। संग्रहित अधिगम का संबंध इससे होता है, संग्रहित अधिगम का संबंध होता है असक्त बच्चों से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय रिक्त स्थान के सही अनुपालना से होता है। विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय रिक्त स्थान के सही अनुपालना से होना चाहिए। पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किया गया समय के अनुपालना में होना चाहिए। या फिर बात करें वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता से होना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय के सही अनुपालना में होना चाहिए, या फिर प्रश्न पर कठिनाई स्तर के सही अनुपालना में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और यहाँ बात की जाए सही और सटीक आंसर की। आपने देखा होगा सीटेट जैसे एग्जाम में कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है वो सबसे सही और जल्दी उसको क्या है आंसर निर्धारित कर लेते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4,
जिसमें बात करें विद्यार्थियों के प्रतिक्रिया प्राप्त करने के का आदर्श प्रतीक्षा समय। आदर्श प्रतीक्षा समय मतलब कितने समय तक हमको इंतजार करना चाहिए बच्चों की प्रतिक्रिया का। रिक्त स्थान के सही अनुपालना से होना चाहिए। प्रश्न के कठिनाई स्तर की अनुपालना में होना चाहिए कि बच्चे पर प्रश्न की जो कठिनाई है वो किस स्तर की है उसकी अनुपालना में हमको प्रतीक्षा समय, जो मतलब हमारा बच्चे का उत्तर प्राप्ति का जो समय है उसको बोलते हैं प्रतीक्षा समय। उसका समय किस पर निर्धारित होता है, प्रश्न के कठिनाई स्तर पर होता है, उसी की अनुपालना में होना चाहिए। क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको, उम्मीद है ऐसी मेरे को। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल क्लास को आप लाइक कर सकते हैं बिना सोचे समझे। प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? संयोजन की अगर बात की जाए, संयोजन बोलते हैं मेल को। किसको बोलते हैं? मेल को, या फिर जोड़ को बोल सकते हैं कि एक संयोजन है। संयोजन मीन्स के इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, गुणों का संयोजन होता है प्रतिभाशाली बच्चा, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो यहाँ आपको लगाना होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपसे कहता है कि उच्च योग्यता होती है उसमें, और उच्च सृजनात्मकता होती है उसमें, या और आपकी उच्च वचनबद्धता होती है, वचनबद्धता होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है, और ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि उसमें उच्च प्रेरणा होगी, उच्च वचनबद्धता होगी, और उच्च क्या होगी, उसमें क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपसे कहता है कि उच्च योग्यता होती है उसकी, उच्च क्षमता होती है, और उच्च कैसी होती है उसकी वचनबद्धता होती है। या फिर उच्च क्षमता होगी, उच्च सृजनात्मकता होगी, उच्च स्मरणशीलता होगी। प्रतिभाशाली बच्चे की हम बात कर रहे हैं भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है और प्रतिभाशाली बच्चे की बात की जा रही है। यहाँ लगाएं हम सही और सटीक आंसर की बात करें तो देखो, उच्च वचनबद्धता, बोलने की जो क्षमता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली बच्चे भी हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम बातचीत करते हैं, लेकिन उनका माइंड होता है बहुत ही साफ होता है, बहुत ही खतरनाक लेवल का चलता है। तो वचनबद्धता तो हमारा नहीं होगा, और यहाँ भी हमको वचनबद्धता नजर आ रही है तो इसको भी हम काट देंगे, और यहाँ भी वचनबद्धता हमको नजर आ रही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके कट जाते हैं। यहां सही होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कहता है उसमें उच्च क्षमता होती है। उच्च क्या होती है? उसमें क्षमता होती है, उच्च सृजनात्मकता होती है, और उच्च की क्या होगी? स्मरण शक्ति होगी। उच्च उसमें योग्यता भी होती है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, उच्च योग्यता भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ वचनबद्धता ऑप्शन आ गया ना, तो इसलिए क्या है, इसको भी हम गलत कर देंगे। उसमें उच्च क्षमता होगी, उच्च सृजनात्मकता होगी, उच्च स्मरण शक्ति होगी, याद करने की क्षमता होगी। आगे चले अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाना चाहिए कि पद्धति असफल होती है, शिक्षक असफल होता है, पाठ्य पुस्तकें असफल होती है, या फिर उसकी व्यक्तिगत असफलता है। यहाँ आपको बिल्कुल सही आंसर का चुनाव करना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, जब विद्यार्थी फेल होता है तो केवल विद्यार्थी फेल नहीं होता, शिक्षक फेल होता है, उसको पढ़ाने वाला कौन फेल होता है? शिक्षक फेल होता है। उसका पूरा विद्यालय जिम्मेदार होता है कि विद्यालय में आ रहा बच्चा रह रहा है, 6-7 घंटे रह रहा है, आप उसको शिक्षा दे रहे हो, तो बच्चा फेल कैसे हो गया? उसका कौन जिम्मेदार होता है? उसका जिम्मेदार होता है उसका शिक्षक। आगे चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। क्या सीखता है? समय की पाबंदी सीखता है। ये उदाहरण किसका है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या फिर अधिगम अंतरण का। अब यहां आपको चुनाव करना होगा बिल्कुल सही आंसर का भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 अधिगम की बात की जाए, विद्यार्थी सीखा किससे है? अध्यापक से। और सीखा क्या है? टाइम की, मतलब टाइम की वैल्यू सीखा, या फिर समय की पाबंदी सीखा है कि हमारे गुरुजी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे विद्यालय आते हैं, विद्यालय से जाते हैं, क्लास लेते हैं, टाइम के बिल्कुल पाबंद है, बिल्कुल टाइम ऑफ वैल्यू बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है मैनेज करते हैं, मतलब समझते हैं टाइम का जो कीमत है, जो समय की जो कीमत है उसको समझते हैं। तो यहाँ आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा। तो ये सब चीज़ क्या उस टीचर ने किताब में थोड़ी ना पढ़ाई नहीं है, जबकि जो टीचर आ रहा है जा रहा है तो उसको विद्यालय में बच्चा क्या कर रहा है? देख रहा है। और देखने वाली जो थ्योरी आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी जिसका नाम है, और वो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दी गई है। उसका एक अलग से नाम है जिसको हिंदी में बोला जाता है अवलोकनात्मक अधिगम। अवलोकनात्मक अधिगम आपको नाम यहाँ इनमें से किसी में मिलेगा नहीं। अवलोकन का दूसरा नाम होता है प्रेक्षण अधिगम। क्या नाम होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, या फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, जो अल्बर्ट बंडूरा की है। यही आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, डाल्टन विधि का विकास किसने किया? डाल्टन विधि का विकास किसने किया था? फ्रोवेल ने किया था, किलपैट्रिक ने किया था, या फिर हेलन पार्कस ने किया था, या फिर डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने भावी सरकारी अध्यापकों। देखो, डाल्टन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, डाल्टन एक सिटी का नाम है। किसका नाम है? डाल्टन एक सिटी का नाम है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, डाल्टन सिटी में ये
प्रैक्टिकल किया था या फिर एक प्रयोग किया था, सफल प्रयोग किया था डाल्टन विधि का, तो उस शहर के नाम पर ही क्या है, डाल्टन विधि नाम पड़ा। तो डाल्टन ऑप्शन को तो आप हटा देना। डाल्टन विधि के विकास करने वाले का नाम है कुमारी हेलन पारकस्ट। ये देख लेना, एक महिला थी भावी सरकारी अध्यापकों, कुमारी हेलन पारकस्ट इनका नाम था, और डाल्टन सिटी में इन्होंने क्या है, इस शिक्षण विधि को इजाद किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में संप्रेषण कैसा होना चाहिए, याद रखना भावी सरकारी अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या फिर उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के बीच में जो होने वाला वार्तालाप है, जो भाषा वो यूज कर रहे हैं, जो संप्रेषण हो रहा है, संप्रेषण मतलब होता है जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा है, तो वो किस पर केंद्रित होना चाहिए। अब यहाँ आप लगाओगे कि वो पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, तो गलत है। अब आप लगाओगे शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो भी गलत है। आप सोच रहे होंगे भाई साहब कि हमने अब तक पढ़ा है कि क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड जो सारी टीचिंग मेथड होते हैं, तो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कहता है कि उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर बल देती है? प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है, बोध विकास पर, या फिर आध्यात्मिक पक्ष पर, या फिर विवेचनात्मक चिंतन पर, या फिर रटने की को प्रेरित करने पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। याद रखना, एक चीज पढ़ोगे आप टीचिंग मेथड्स में जब मैं क्लास कराऊंगा कि ज्ञान, बोध, ज्ञान उपयोग, इन चीजों से ये समझना कि टीचिंग मेथड का आधा ज्ञान आप सीख लोगे। ज्ञान, बोध और ज्ञान उपयोग। याद रखना, बोध विकास पर बल देती है। किस पर बल देती है? बोध विकास पर बल देती है। आध्यात्मिक पक्ष और विवेचना और रटने पर नहीं देती। किस पर देगी? बोध विकास पर बल देगी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 फ्रोवेल से संबंधित क्वेश्चन है। फ्रोवेल ने किस गेम पर प्रमुख बल दिया? गेंद के खेल पर, बॉल के खेल पर, या फिर आकृति पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा भावी सरकारी अध्यापकों। फ्रेडरिक फ्रोवेल की जहां बात की जाती है, खेल विधि जिनसे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है फ्रेडरिक फ्रोवेल से, तो फ्रोवेल किसकी बात करते हैं? गेंद के खेल की, बॉल के खेल की, या फिर आकृतियों के खेल की, या फिर उपयुक्त सभी की। याद रखना, फ्रोवेल बात करते हैं गेंद के खेल की। किसकी बात करते हैं? गेंद के खेल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी और किसमें? मौखिक मार्गदर्शन होता है जो वो कम प्रभावी होता है, और किसमें कम प्रभावी होता है? प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां बात की जाए जो मौखिक मार्गदर्शन है, जो हम मौखिक रूप से किसी को अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो कम प्रभावी होगा। किसमें कम प्रभावी होगा? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है भावी सरकारी अध्यापकों। देखो, हम यहां बात कर रहे हैं किसी के प्रत्ययों के शिक्षण में नहीं, तथ्यों के शिक्षण में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां से आंसर हो जाएगा हमारा कौशलों के शिक्षण में। हम कौशल का शिक्षण मौखिक रूप से नहीं बता सकते। जैसे मैं अब आपको मौखिक रूप से पढ़ा रहा हूं, तो आप क्लास को ले रहे हैं, लेकिन ये क्या है? मौखिक प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन ये किसमें जो है सही और सटीक तरीके से लागू नहीं होगा? कौशल में। कौशल मतलब होता है हम अगर गतिक क्रिया करके अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे अगर कोई एक कुम्हार है, कुम्हार एक मटके को आकार देता है, अगर उस आकार देने को आप उसको मौखिक रूप से बताओगे कि भाई मैं तेरे को मुंह से बता रहा हूं और तुम ऐसा ऐसा कर लेना, तो कम प्रभावी होगा उसमें। याद रखना, जब हम किसी को करके बताएंगे, कौशल को जो करके बताएंगे, तो बच्चा अधिक तरीके से सीखेगा, जबकि मौखिक तरीके से उसको अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। यहां सही आंसर हो जाएगा कौशल शिक्षण में। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 30 नंबर कहता है कि ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? जो ब्लूम है, बीएस ब्लूम है, ब्लूम का वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में, उद्देश्यों पर आधारित जो हमारे प्रश्न होते हैं, उनके निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत होता है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति और अनुप्रयोग। लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां बिल्कुल सही आंसर की अगर बात करें, तो देखो उन प्रश्नों के निर्माण में विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा, उनका अनुप्रयोग होगा, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आत्मानुभूति नहीं होगा भावी सरकारी अध्यापकों। यहां सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं
अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।